आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी लाऊंगा, तो ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ये पार्ट 1 वीडियो है। कल मैं आपको पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दूंगा ताकि आप दोनों को देख लीजिए और परीक्षा में अच्छा से परफॉर्मेंस कीजिए। इसके पहले मैंने जो भी लॉन्ग क्वेश्चन है, जो प्रश्न आ सकते हैं एग्ज़ाम में, उसके लिए मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उसको आप देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न का चर्चा करते हैं। आपको पूछा जा सकता है, देखिए, पुरातन काल में सामंती व्यवस्था थी। ऑप्शन 4 दे सकता है, चीन और जापान में। ऑप्शन नंबर बी में दे सकता है, जापान और मिस्र में। सी में दे सकता है, मिस्र और चीन में। और चौथा में दे सकता है, इनमें से किसी भी नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा। पुरातन काल में सामंतवादी व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर ए, चीन और जापान में। दूसरा, जापान और मिस्र में। तीसरा, मिस्र और चीन में। और चौथा, इनमें से किसी में नहीं। तो इसका उत्तर होगा प्यारे स्टूडेंट, पुरातन काल में मिस्र और चीन में सामंतवादी व्यवस्था थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पूछा जा सकता है, सामाजिक क्षेत्र में समन्वय का आधार कौन सी व्यवस्था थी। ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर बी, राजनीतिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक व्यवस्था। ऑप्शन नंबर डी, सामंतवादी व्यवस्था। तो इसका उत्तर होगा सामंतवादी व्यवस्था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, सामंतवादी व्यवस्था जो है वो विभाजित थी। ऑप्शन नंबर ए 2 भागों में। ऑप्शन नंबर बी 3 भागों में। ऑप्शन नंबर सी 4 भागों में। ऑप्शन नंबर डी 5 भागों में। तो इसका उत्तर होगा आपका 4 भागों में। ठीक है, इसका उत्तर क्या होगा, 4 भागों में। सामंती व्यवस्था जो है वो 4 भागों में विभाजित थी। सामंतवाद का आधार था। ऑप्शन नंबर ए, जन कल्याण। ऑप्शन नंबर बी, स्वार्थ। ऑप्शन नंबर सी, लोकहित। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका उत्तर क्या होगा, स्वार्थ। सामंतवाद जो है स्वार्थ पर आधारित था, शोषण होता था, आप जानते हैं, किसानों का, है ना। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सामंतवाद के पतन का प्रमुख कारण था। ऑप्शन नंबर ए, शहरीकरण। ऑप्शन नंबर बी, संपत्ति का विकास। ऑप्शन नंबर सी, दोनों यानी 1 और 2। ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका क्या उत्तर होगा, इसका होगा शहरीकरण। सामंतवाद के पतन के कारण प्यारे स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको पूछा भी जा सकता है कि सामंतवाद के पतन के जो है सो क्या क्या कारण हो सकते हैं। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न आगे के लिए बन सकता है। ठीक है, यानी सामंतवाद के पतन के क्या क्या कारण थे। ठीक है, तो सामंतवाद के बहुत सारे कारण हैं इनके पतन के। जैसे सामंतवादी व्यवस्था जो है, स्वार्थ की भावना। प्रारंभ में सामंतवादी व्यवस्था में स्वार्थ की भावना नहीं थी, लेकिन बाद में इसमें स्वार्थ आ गया, यानी इस व्यवस्था में स्वार्थ आ जाना। पहला इंपॉर्टेंट कारण होता है कि देखिए, सामान्यतः जो कारण किसी व्यवस्था के उदय में सहायक होते हैं, उन्हीं से उसके बीज में जो है सो पतन का भी बीज छुपा होता है। ठीक है, तो सामाजिक सुरक्षा की गारंटी, जहाँ सामंतवादी के उदय में सहायक सिद्ध हुई, वहीं कालांतर में उसके पतन का भी महत्वपूर्ण कारण बना, यानी सामाजिक सुरक्षा की गारंटी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा, ये नहीं होगा तो इस पर मैं एक वीडियो और बना दूंगा कि इसका क्या क्या कारण थे। बहुत सारे कारण है कि देश में स्वार्थ की भावना आ गई। सामंतवादी व्यवस्था के फलस्वरूप जो है समाज 2 भागों में विभाजित हो गया था। प्रथम वर्ग जो विशेषाधिकार युक्त था, जबकि दूसरा वर्ग विशेषाधिकारों से रहित था। दोनों वर्गों में जो परस्पर अंतर था, वही जाकर के इसके पतन का जो है सो कारण बना। 5वां जो है, सामंतवादी व्यवस्था का प्रमुख आधार जो है वो सैन्यवादी व्यवस्था थी, जिसमें सैनिकों को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। किंतु बारूद के आविष्कार के कारण सैनिकों के महत्व में भी कमी आ गई, जिसके कारण सामंतों का महत्व भी उत्तरोत्तर जो है सो कम होते गया। जब बारूद का आ गया तो सैनिकों का महत्व जो है कम होता गया, यानी सामंत लोगों का महत्व कमता गया। व्यापार, वाणिज्य और नगर परस्पर एक दूसरे से संलग्न होते जा रहे थे। व्यापार और वाणिज्य के उत्थान से नगरों का उत्थान संभव हुआ। नगर व्यापार के प्रमुख केंद्र थे और व्यापार ने समृद्धि का मार्ग उन्मुख किया। फलस्वरूप व्यापारी वर्ग के महत्व में वृद्धि हुई।
जब नगरों का विकास हुआ तो व्यापारी लोगों का महत्व बढ़ गया, तो स्वाभाविक है सामंत लोगों का जो है सो महत्व जो है सो घट गया। ठीक है, तो ये सब कुछ कारण थे सामंतवाद के पतन के। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कुस्तुतुनिया के पतन की घटना किस वर्ष हुई? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए 1454 ईस्वी। मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देता हूँ, ठीक है। कुस्तुतुनिया के पतन जो है वो 1453 ईस्वी में, इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कुस्तुतुनिया पर किस देश ने अधिकार किया? ऑप्शन नंबर ए पुर्तगाल ने, ऑप्शन नंबर बी फ्रांस ने, ऑप्शन नंबर सी अमेरिका ने, ऑप्शन नंबर डी तुर्कों ने। बताइए कुस्तुतुनिया पर जो है वो किस देश ने जो है सो अधिकार कर लिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका होगा तुर्कों ने। तुर्कों ने जो है सो कुस्तुतुनिया पर 1453 ईस्वी में जो है सो अधिकार कर लिया। नेक्स्ट है, धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता कौन थे? ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लूथर, ऑप्शन नंबर बी काल्विन, ऑप्शन नंबर सी ज्यूगली, ऑप्शन नंबर बी रॉबस्पियर। बताइए, बहुत इजी प्रश्न है, बता दीजिएगा। ठीक है, क्या होगा? धर्म सुधार आंदोलन के मार्टिन लूथर, बहुत फेमस है मार्टिन लूथर। चलिए, छापे खाना का आविष्कार कब हुआ? ये पुनर्जागरण के संदर्भ में है, तो इसका उत्तर होगा 1460 ईस्वी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन CC3 के लिए, PG सेमेस्टर 1 के लिए। चलिए, आपको पूछा जा सकता है इरास्मस की पुस्तक का क्या नाम था? इरास्मस की पुस्तक का क्या नाम था? इरास्मस की पुस्तक का नाम क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा इन पेज ऑफ फॉली। इन पेज ऑफ फॉली। ठीक है, चलिए, डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन था? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। डिवाइन कॉमेडी का लेखक कौन था? बहुत बढ़िया प्रश्न है, बता दीजिए। दांते। इसका क्या उत्तर होगा? दांते। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीक टेस्टामेंट का लेखक कौन है? ग्रीक टेस्टामेंट का होगा इरास्मस। इसके लेखक कौन है? इरास्मस। यूटोपिया नामक ग्रंथ कब लिखा गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर होगा 1516 ईस्वी। द प्रिंस के लेखक कौन थे? मैकियावेली। इसका उत्तर क्या होगा? मैकियावेली। ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है के सिद्धांत का जन्मदाता कौन थे? बता दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कोपरनिकस। ठीक है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कोपरनिकस। देखिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि 1415 ईस्वी में अफ्रीका के तटीय प्रदेश सीटा पर सर्वप्रथम पुर्तगाल ने अपना अधिकार स्थापित किया। अब भारत के संदर्भ में भी देखिएगा कि वास्को डी गामा ने 1498 ईस्वी में क्या किया? भारत की खोज की, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। 1497 ईस्वी में जॉन केबेट ने केट ब्रिटेन द्वीप का पता लगाया। 1499 ईस्वी में पिजॉन ने ब्राजील की खोज की। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी जानना चाहिए, ये सब चीज पूछा जा सकता है। एक वीडियो जो है सो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर और हम आगे लाएंगे, ताकि आपका और भी जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, जो आपके लिए प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि धर्म सुधार आंदोलन के प्रणेता जो है मार्टिन लूथर किंग थे। टाइथ नामक कर किसने लगाया था? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, टाइथ नामक कर जो है सो किसने लगाया था? इसका आंसर होगा पोप ने। पोप ने जो है वो टाइथ नामक कर लगाया था। नेक्स्ट है जिवगलिंग। जिमगलिंग जो है किस देश का सुधारक था? इसका उत्तर होगा जर्मनी। क्या इसका उत्तर, जिवगलिंग जो है वो स्विट्जरलैंड का सुधारक था। क्या था? कहाँ का सुधारक था? स्विट्जरलैंड का सुधारक था। ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। देखिए, बहुत सारी चीज आपको पूछा जा सकता है कि धर्म सुधार आंदोलन का शुरुआत कहाँ से हुआ? जर्मनी से। औद्योगिक क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इंग्लैंड से। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ से हुआ? इटली से। ठीक है, तो बहुत सारे चीज़ है जहाँ से आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, जैसे चित्रकला के क्षेत्र में आप पुनर्जागरण पढ़िएगा तो लियोनार्डो डी विंची होगा, माइकल एंजेलो होगा, राफेल होगा, इस सब का नाम आप एग्जाम में लिखने में ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्थापत्य कला के क्षेत्र में इनका जो है सो बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, चलिए तो कुछ यही इम्पोर्टेंट था, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी आपके पास भी जो किताब वगैरह होंगे, लेकिन इस पर जो है सो एक वीडियो में और बनाऊंगा ये ऑब्जेक्टिव पर, वो आपको कल हम बना के अपलोड कर देंगे। लेकिन आप जो भी लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो भी आपके पास किताब है,
आप जब पढ़िएगा तो आपको खुद उसमें जो है सो बहुत सारे शब्दावली आपको देखने को मिलेंगे, उसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए धन्यवाद सबको।